हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट पेपर नंबर 1 के लिए भाई साहब मैं आपको यूनिट नंबर फर्स्ट की क्लास बताने वाला हूं। यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो भारत के प्राचीन इतिहासों के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं, इन सभी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज आपका ये लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप उन सभी क्लासेस को अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्लास आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, लेक्चर नंबर 4 में जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो आपका एक वैदिक साहित्य कहे या फिर कहे तो एक ब्राह्मण ग्रंथ, जिसका नाम क्या है भाई साहब, ब्राह्मण ग्रंथ जिसका नाम क्या है, तो वेद है। ठीक है, हम लोग वेद के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पर पढ़ने वाले हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, किन किन प्रकारों में जो है किस किस का अध्ययन किया जाता है, यहां पर पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आपके पेपर में यहां से प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे, क्या यहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आ सकता है या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ सकता है, कंप्लीट जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और देखिए, आपके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट बस इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर आपके पेपर में यहां से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सभी के सभी इसी वीडियो से क्लियर होने वाला है। साथ में दोस्तों, आपसे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा, किस टाइप से पूछा जाएगा, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इन टॉपिक पर। सबसे पहले तो देखिए, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। वेद क्या है, क्या पूछा जा सकता है आपसे, वेद क्या है, इनके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें। क्या पूछा जा सकता है, वेद क्या है, इनके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें, जो कि आपसे कितने नंबर के पूछे जाएंगे, तो भाई साहब आपसे 5 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा। अब आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है और इस टॉपिक से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको आगे बताता चलूंगा। आप लोग नोट करते जाइएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहां से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहां पर कि वेद क्या है। तो वेद जो है एक साहित्यिक ग्रंथ है। वेद क्या है भाई साहब, यह इतिहास के जानने का, भारत के प्राचीन इतिहास को जानने का कहा जाए तो एक साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि भारतीय साहित्य की प्राचीनतम कृतियों में से एक है कौन, तो भाई साहब वेद है। वेद की अगर बात किया जाए तो इसकी कुल संख्याएं मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि वेद जो है यह 4 प्रकार के वेद है, जिसे हम लोग चतुर्वेद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, चतुर्वेद के नाम से जानते हैं। और वह कौन कौन सा है, तो पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बन जाती है, यहां से पूछा जा सकता है वेद के प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहोगे सर सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। ठीक है, और इसके बाद पूछा जा सकता है सबसे नवीन वेद कौन सा है या सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो आपका अथर्ववेद है। अब ये 4 वेद हो गए। कभी कभी पेपर में त्रिवेद के बारे में पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी डिस्कस करके बताया था कि त्रिवेद के अंतर्गत जो है अथर्ववेद नहीं आता है, आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है। जब बात करी जाए क्या कहते हैं चतुर्वेद की, तो चतुर्वेद में आपके 4 वेद आ जाएंगे। देखिए, यह जो वेद है यह हमें क्या बताता है, तो यह कहा जाए तो वैसे ऋग्वेद जो है हमें क्या करता है, तो ऋग्वेद जो है भाई साहब यह हमें प्राचीन आर्यों के बारे में बताता है, आर्य समाज के बारे में बताता है कि आर्य समाज जो थी उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसकी आर्थिक स्थिति उस काल में कैसी थी, सामाजिक स्थिति राजनीतिक स्थिति उसका कैसा था, इन सभी के बारे में जानकारी प्रदान कौन करता है, तो वेद प्रदान करता है। अब हम बारी बारी से इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे, जहां से आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस तो बनेंगे ही और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए जाएंगे। वो कैसे, देखिए यहां पर आपको अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप चाहे तो ऐसे पॉइंट बनाकर लिख सकते हो या इसी को आप सीधा लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादातर बेहतर होगा आपके लिए कि आप पेपर में पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखो। इससे क्या होगा, तो आप पेज भी जल्दी भर पाओगे। ठीक है, और साथ में दोस्तों सारी चीजें क्लियर रहती है। आप वैसे लाइन बाय लाइन बनाकर लिख देते हो तो इसमें होता क्या है,
कि चीजों को बहुत जल्दी पढ़ने में दिक्कत होती रहती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो आप कहोगे सर ऋग्वेद जो है यह ऋचाओं का संग्रह है, कहा जाए ऋचाओं का संग्रह या फिर मंत्रों का संग्रह है। ऋचाओं को ही हम लोग मंत्र भी कहते हैं, यानी कि यह एक वैसा ज्ञान है या फिर वैसा ग्रंथ है जो ऋचाओं में बद्ध होता है। कहने का मतलब जिसमें किसका संग्रह मिलता है, तो ऋचाओं का या फिर मंत्रों का संग्रह मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद जो कि क्या है, तो सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। और इस वेद की जो रचना काल है, यानी कि यह जो वेद रचना इसकी रचना की गई वह कब से कब तक, तो आप कहोगे सर 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो है, इसके बीच में भाई साहब ऋग्वेद की रचना की जाती है। अब बात करते हैं ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में जो ऋचाएं या फिर कहा जाए तो कुल मंत्रों की संख्या है, कहीं कहीं आपको यहां पर 10,462 मिलेंगे और कहीं कहीं आपको 10,580 मिलेगा। तो आप जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो इसमें से जो ऑप्शन आपको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, लेकिन विशेषता जो है आपको 10,462 ही मिलेगी। इसलिए याद रखिएगा ऋग्वेद में ऋचाओं या फिर मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,462 है। बात करेंगे ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का भी वर्णन किया गया है। कितने सूक्त हैं भाई साहब, तो 1028 सूक्त का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। वहीं पर मंडलों की बात करी जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडलों का वर्णन है। ठीक है, इसके जनक किसको माना जाता है, तो महर्षि वेद व्यास को क्या माना जाता है, तो ऋग्वेद का जनक माना जाता है। वैसे कहे तो चतुर्थ वेदों का यानी कि चारों वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है, तो चारों वेदों का संकलन करता भी वेद व्यास को ही माना जाता है। इसलिए आपको याद रखना है। अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट ये मैंने बनाकर लिखा है, आप इसे लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, तो लाइन बाय लाइन लिखेंगे कि ऋग्वेद जो है यह एक सबसे प्राचीनतम वेद है जिसके अंतर्गत ऋचाओं का या फिर मंत्रों का संग्रह मिलता है। इस वेद का रचना काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। इसमें ऋचाओं की संख्या 10,462 और इसके बाद बात कर लिया जाए कॉमा, इसमें मंत्रों की संख्या 1028 सूक्त है। इसके बाद कहा जाए तो इसमें मंडलों की संख्या 10 है। इसके जनक किसको माने जाते हैं, तो वेद व्यास को माने जाते हैं। और जो ऋषि इसका पाठक यानी कि कहते हैं क्या करते हैं, तो भाई साहब जो इसका अध्ययन करते हैं, जो इसे पढ़ते हैं, वैसे ऋषियों को होत्री कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के पाठक ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। इसमें प्राचीन ऋग्वेद के अंतर्गत जो है, इसमें प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि उस टाइम जो एक आर्य समाज हुआ करते थे, आर्य साम्राज्य, ठीक है, आर्य समाज का क्या मिलता है, तो यहां पर इनके सभी स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे, तो ऋग्वेद से। चाहे वो उसका सामाजिक स्थिति हो, सामाजिक परिदृश्य हो, कि वहां लोग जो है सामाजिक तौर तरीकों से कैसे रहा करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, लोग किस तरीके से वहां पर धनों का अर्जन करते थे, क्या कृषि कार्य विकसित थी या फिर इस तरीके से वह उसका व्यवसाय क्या था, इन सभी चीजों के बारे में आपको ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। राजनीतिक रूपरेखा क्या था, ठीक है, इन सभी की जानकारी हमें कहां से मिलती है भाई साहब, तो ऋग्वेद से मिलती है। बात करें दूसरा वेद, तो दूसरा वेद है आपका सामवेद। दूसरा वेद कौन सा है, सामवेद, जिसके अंतर्गत क्या मिलती है, तो भाई साहब संगीतों का संग्रह मिलता है। बात करी जाए सामवेद को क्या कहा जाता है, तो भारत में संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब देखिए आप इसे कैसे डिफाइन करके लिख सकते हो, तो सामवेद एक वैसा वेद है जिसमें मंत्रों को यज्ञों में, किसमें, जो भी मंत्र इसमें संकलित है और जिसका उच्चारण जो है, जिसका वर्णन जो है, या कहा जाए तो जिसका प्रयोग जो है यज्ञों में देवी देवताओं की स्तुति करते समय गाया जाता था। ठीक है, यानी कि जो भी मंत्र था उसको संगीत के तौर पर यानी कि गायन के तौर पर गाने का काम किस वेद के अंतर्गत, तो भाई साहब आपके सामवेद के अंतर्गत मिलता है। यह वेद कहा जाए तो तत्कालिक भारत की गायन विद्या का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस वेद में, सामवेद की अगर मैं बात करूं तो इस वेद में एक 1810 सूक्त हैं, जिसमें बात करी जाए तो प्रायः ये सभी के सभी सूक्त जो हैं यह किस वेद से लिए गए हैं, तो ऋग्वेद से ही लिया गया है।
इसके पाठककर्ता की बात करें, यानी कि जो सामवेद को पढ़ते हैं उस पाठककर्ता को क्या कहा जाता है, तो उद्रात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्रात्री, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कहा जाए आपसे कि सामवेद के पाठनकर्ता को क्या कहा जाता है, तो उद्रात्री कहा जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि सामवेद जिसे भारत में क्या कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। तीसरा वेद की अगर बात कर लिया जाए तो आपका यजुर्वेद है। देखिए यजुर्वेद जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न यहां से कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसे लिखना है, तो देखिए यहां पर यजुर्वेद कहते हैं तो यहां पर एक शब्द आता है यजु। अब यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ होता है यजु का अर्थ। अब इस वेद में आपको अनेकों प्रकार के यज्ञ विधियों का वर्णन मिलता है। किस प्रकार से, किन विधियों से यज्ञों का संचालन होता है, किस तरीके से यज्ञ की क्रियाविधि होती है, उन सभी चीजों का वर्णन आपको कहां पर, तो यजुर्वेदों में मिलता है। और इन्हीं के कारण, इसी यज्ञ के विधियों के कारण ही इस वेद को यजुर्वेद नाम दिया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियों को बताई गई है। आगे बात करेंगे, देखिए तो जो भी पाठक यजुर्वेद को पढ़ते हैं उससे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो अथर्वणीय कहा जाता है। बात करें देखिए तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना दो तरीके से की गई है। इसमें जो भी रचना किया गया है, कुछ रचनाएं आपको गद्यखंड में मिलेगा और कुछ रचनाएं जो है आपको पदखंड में मिलेगा। बाकी जो भी रचनाएं अभी तक आपने देखा, जैसे कि आपका ऋग्वेद है, जैसे कि आपका क्या है, तो सामवेद है, ये दोनों वेद का जो वर्णन, इस दोनों वेद की रचना जो की गई है वह गद्य खंड में किया गया है। लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें आपको इसकी रचना जो है गद्य खंड और पद खंड दोनों में देखने को मिलता है। बात करें देखिए इस वेद में जो है, इस वेद में बलिदान का भी वर्णन मिलता है। बलिदान की विधियों का वर्णन आपको किस वेद में देखने को मिलता है, तो आप कहोगे सर यजुर्वेद में। अब आइए बात करते हैं आखिरी वेद जो कि आपका अथर्ववेद है। समझिएगा अथर्ववेद, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप इसे कैसे लिखोगे। तो अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद एक वैसा वेद है जिसकी रचना किसके द्वारा, तो अथर्व मुनि के द्वारा, या कहा जाए तो अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया था। इसीलिए इस वेद का नाम क्या दिया गया, तो अथर्ववेद दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद का जनक किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर अथर्व ऋषि को कहते हैं। यह वेद जो है जिसका रचना 800 ईसा पूर्व में किया गया। कितने ईसा पूर्व में? 800 ईसा पूर्व में अथर्ववेद की रचना की जाती है, जो कि क्या है, तो सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। इस वेद में कुल मंडलों की संख्या, यानी कि अथर्ववेद में बात किया जाए तो 20 मंडल हैं, 731 सूक्त हैं और लगभग 6000, बोले तो कहा जाए तो क्या कहोगे, 5849 ऋचाएं या मंत्रों का वर्णन किया गया है। इस 5849 ऋचाओं में 1200 ऐसी ऋचाएं हैं जिसे कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। ये सभी नोटेबल पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए याद रखोगे। अब बात करते हैं कि आखिर अथर्ववेद में हमें अध्ययन करने को क्या मिलता है। तो अथर्ववेद में यहां पर देखिए, अथर्ववेद में उत्तर वैदिक कालीन की भारत की जो पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक रूपरेखा है, इसका अध्ययन हमें कहां मिलता है, तो अथर्ववेद में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अथर्ववेद में कुछ और चीजें जो कि आपको याद रखना है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। कहने का मतलब कि जैसे कन्या किसको कहते हैं, लड़की को किसको कहते हैं, तो यह एक ऐसा वेद है जिसमें लड़की के जन्म की निंदा की गई है। और साथ में यह एक वैसा वेद है जहां पर आपको जादू टोना और अंधविश्वास जैसी बातों का क्या मिलेगा, तो संग्रह मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग इन चीजों को याद रख सकते हो। एक बार हम फिर से नजर डालते हैं तो देखिए वेद 4 हो गए आपके, जिसमें पहला आपका ऋग्वेद है जहां पर आपको मंत्रों का संग्रह मिलता है। इसका जो रचना काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। 10,462 ऋचाएं हो जाती है, 1028 सूक्त हो जाते हैं, 10 मंडल हो जाते हैं। रचनाकार आपके वेद व्यास हो जाते हैं, पाठक को हम लोग होत्री कहते हैं। और इसमें आर्य समाज की रूपरेखाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सामवेद की अगर मैं बात करूं तो सामवेद जिसे हम लोग संगीतों का संग्रह मानते हैं और इसे जो है भारत का क्या कहा जाता है, तो भारत के संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें जो है 1810 सूक्त का वर्णन है, जिसमें जो कि प्राय कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया और इसके पाठक को हम लोग उद्रात्री कहते हैं। आगे बात करेंगे, देखिएगा आपका यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में हम लोग, यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, इसलिए भाई साहब इसमें यज्ञ के अनुष्ठानों का या कहा जाए तो यज्ञ के विधियों का वर्णन मिलता है, जो कि कहा इसलिए इसे
इसे क्या कहते हैं हम लोग, यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे तो इसके पाठक को हम लोग अथर्वयु कहते हैं और इसकी रचना जो है गद्य एवं पद दोनों खंड में किया गया है। आगे बात करेंगे तो यजुर्वेद में बलिदान की विधियों का भी वर्णन है। और भाई साहब आखिरी जो कि आपका अथर्ववेद है, जो कि सबसे नवीनतम वेद है, जिसका रचना जो है किसके द्वारा, तो भाई साहब अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया, इसीलिए अथर्ववेद के नाम से जानते हैं, जिसका रचना काल जो है 800 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इसमें 20 मंडल, 731 सूक्त और इसके बाद 5849 ऋचाएं, जिसमें से 1200 ऋचाएं जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। और इस वेद के अंतर्गत जो हमें उत्तर वैदिक कालीन की स्थितियों का जानकारी प्राप्त होता है। साथ में अथर्ववेद में जो है कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है और इसमें जादू टोना और अंधविश्वासों का क्या किया गया है, तो वर्णन किया गया है। तो ये कुल जानकारी जो थी यहां से आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो, आपसे पूछी जा सकती है पेपर में। साथ में भाई साहब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहां से आएंगे निश्चित ही आपके यहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो जरूर आपको इसे क्या करना है, तो 2 से 3 बार देखना है, अपने कॉपी में इसे अच्छे से नोट कर लेना है और सभी प्रश्नों को, जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं टॉपिक वाइज, सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। पेपर में आपके कुछ भी प्रश्न आए आपको हमारे क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में नई अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।